हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे सूडोसिस्ट ऑफ पैनक्रिया के बारे में। जो सूडोसिस्ट होती है वो ऑलमोस्ट आपके एक्यूट या फिर क्रोनिक कंडीशन या फिर क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस का ये कॉम्प्लिकेशन होती है, लेकिन उसमें एग्जैक्टली होता क्या है, उसे हम लोग कैसे डायग्नोस करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो बेसिकली आपका जो सूडोसिस्ट होता है वो क्या है, सूडोसिस्ट ऑफ पैनक्रिया। पहले ये वर्ड समझ लो, सूडोसिस्ट ऑफ पैनक्रिया, यानी कि इसे हम लोग सूडोसिस्ट क्यों कह रहे हैं। जो ये आपकी सिस्ट होती है, इसकी जो वॉल होती है ना, इसकी जो वॉल होती है वो आपकी एपिथेलियम लाइन से बनी नहीं होती है, ये बनी होती है आपकी फाइब्रिन की लाइन से। ठीक है, तो इसमें फाइब्रिन लेयर प्रेजेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये फाइब्रिन लेयर होने की वजह से इसे हम लोग सूडोसिस्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एपिथेलियम नहीं है। ठीक है, तो जो एपिथेलियम नॉर्मली होना चाहिए आपके सिस्ट की वॉल में, यहाँ पर नहीं होता, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, सूडोसिस्ट ऑफ पैनक्रिया। ठीक है, तो ये मेन रीजन होता है इसको सूडोसिस्ट कहने के पीछे। तो ये सूडोसिस्ट एग्जैक्टली होती क्या है, इट इज अ लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ सिक्वेस्ट्रेड पैनक्रियाटिक फ्लूइड। तो जो भी आपका सिक्वेस्ट्रेड पैनक्रियाटिक फ्लूइड है, जो एक इन्फेक्टेड भी हो सकता है, नेक्रोटिक फ्लूइड भी हो सकता है। जो एक्यूट कंडीशन में पैथोलॉजी हमने पढ़ी थी उसमें सिक्वेस्ट्रेड फ्लूइड के बारे में हमने डिस्कस किया था, चिकन फ्लूइड लाइक इसमें होता है। तो वो जो फ्लूइड होता है वो कहीं ना कहीं कलेक्ट होगा, और एक अगर लोकलाइज्ड फॉर्म में ये कलेक्ट होता है तो वहां पे आपका सूडोसिस्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, यूजुअली दे ऑकर्स ऑलमोस्ट 3 वीक्स आफ्टर। तो जो कॉम्प्लिकेटेड फेज होती है वो ऑलमोस्ट आपकी 3rd वीक के बाद ही स्टार्ट होती है। तो ये जो 3rd वीक वाला पार्ट है वो आपको क्लियरली याद रखना है, 3rd वीक के बाद ही इसका डेवलपमेंट होने के चांसेस होते हैं आफ्टर एन अटैक ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। तो जब भी एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का अटैक आएगा उसके 3rd वीक के बाद ऑलमोस्ट 21 डेज के बाद आपको सूडोसिस्ट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये आपके कॉम्प्लिकेशन के बेसिस पे यहाँ पर प्रेजेंट होती है आपकी सूडोसिस्ट। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट में पैनक्रियाटाइटिस क्रोनिक भी होगा, तो उसमें भी आपको क्रोनिक सूडोसिस देखने को मिल सकती है। ठीक है, इट कैन ऑकर आफ्टर ट्रॉमा एंड रिकरेंट क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। तो ये ट्रॉमा के बाद भी हो सकती है और क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस के बाद भी हो सकती है। तो कॉजेस में आपको बेसिकली 2-3 कॉजेस है, जैसे कि आपका एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस और आपका ट्रॉमा भी ये कॉज हो सकता है। ठीक है, इट कंटेन्स टिपिकली ब्राउनिश फ्लूइड। तो इसमें जो फ्लूइड कलेक्शन होगा वो कैसे होगा, ब्राउनिश होगा, विथ स्लज लाइक नेक्रोटिक मटेरियल। तो जो भी आपकी पैनक्रिया का नेक्रोटिक मटेरियल है वो भी आपकी सूडोसिस में कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ सिक्वेस्ट्रेड पैनक्रियाटिक फ्लूइड इज नथिंग बट द सूडोसिस्ट ऑफ पैनक्रिया। ठीक है, जो कि लोकलाइज हो रहा है। अब यहाँ पे इसकी जो साइट होती है ना वो क्या है, साइट है आपकी लेजर सैक। ठीक है, तो लेजर सैक में आपको ये सूडोसिस देखने को मिलेगी इन बिटवीन द कोलन एंड स्टमक इन रिलेशन टू द डिओडिनम, जेजुनम, कोलन एंड स्प्लेनिक हाइलम। तो आपकी लेजर सैक में इसका प्रेजेंस होता है। उसके साथ ये कहाँ कहाँ इसके रिलेशन आते हैं, डिओडिनम के साथ ये रिलेटेड होती है, आपके जेजुनम के साथ, कोलन के साथ, आपका स्प्लीन का हाइलम वाला पार्ट इसके साथ रिलेशन में आता है। ठीक है, अब इसके जो टाइप्स होते हैं वो 2 टाइप से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। पहला है कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो सूडोसिस्ट होती है वो आपकी पैनक्रिया के साथ, आपकी डक्ट के साथ कम्युनिकेटेड है कि नहीं। तो जो भी कलेक्शन हो रहा है वो अगर आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, पैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है मेन आपकी, उसके साथ अगर कनेक्टेड है तो उसे हम लोग कहते हैं कम्युनिकेटिंग सूडोसिस्ट। अगर ये आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ कम्युनिकेटेड नहीं है तो उसे हम लोग कहेंगे नॉन कम्युनिकेटिंग। ठीक है, तो 2 टाइप आपको यहाँ पर याद रखने हैं, एक तो कम्युनिकेटिंग विच कनेक्टेड विद द पैनक्रियाटिक मेन कॉमन डक्ट, और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेटिंग जो कि आपके पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ कम्युनिकेटेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 2 हम लोग टाइप और कर लेते हैं इसके, एक एक्यूट कंडीशन में देखने को मिलेगी और दूसरा होगा क्रोनिक। तो जो सिस्ट होती है वो एक्यूट कंडीशन में भी कभी कभी देखने को मिलेगी, या फिर क्रोनिक छोटी सी सिस्ट आपको देखने को मिलेगी जो धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली आपकी पैथोलॉजी, जैसे कि क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस की पैथोलॉजी बढ़ते जाएगी, आपका ये सिस्ट का साइज भी बढ़ते जाएगा, तो उसे हम लोग कहेंगे क्रोनिक पैनक्रियाटिक सूडोसिस। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स अगर आप देखोगे तो क्या होगा, अब ये सिस्ट है, कौन सी भी अगर सिस्ट आप देखोगे पूरी बॉडी में भी आप अगर सिस्ट देखते हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है,
एक तो सिस्टिक स्वेलिंग देखने को मिलेगी, उसमें कहीं ना कहीं कलेक्शन होगा, उसमें एक सैक प्रेजेंट होगी। अब सिस्ट क्यों कह रहे हैं उसको, क्योंकि उसके पेरीफेरी में एक सैक है, उसके अंदर ये कलेक्शन हुआ है। अब ये जो सैक होती है उसकी इपिथेलियम लाइनिंग नहीं होने के कारण इसे हम लोग सूडोसिस्ट कह रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है वो आपको सूडोसिस्ट में क्या देखने को मिलेगा, स्वेलिंग इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो जो पेन था वो भी एपिगैस्ट्रिक रीजन में था, यहाँ पे स्वेलिंग भी होगी वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में होगी, विच इज हेमीस्फेरिकल, ठीक है। कैसी है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसा है, एक तो हेमीस्फेरिकल है, इसका कंसिस्टेंसी होगा स्मूथ सॉफ्ट एंड नॉट मूविंग विद रेस्पिरेशन। तो ये फिक्स्ड हो जाएगी क्योंकि ये रेस्पिरेशन के साथ मूव नहीं कर रही है। नेक्स्ट है नॉट मोबाइल, मोबाइल नहीं होगी। अपर मार्जिन इज डिफ्यूज बट लोअर मार्जिन इज वेल डिफाइंड, क्योंकि जो अपर मार्जिन होती है एपिगैस्ट्रिक रीजन की वो ऑलमोस्ट आपके रिब केज के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होगी, लेकिन लोअर मार्जिन आपके एब्डोमिनल कैविटी में यहाँ पर प्रेजेंट होती है, इसलिए ये वेल डिफाइंड होती है लोअर मार्जिन। अपर मार्जिन थोड़ा सा डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है। रेजोनेंट ऑन परकशन, जब भी आप इसका परकशन करोगे वो आपको रेजोनेंट साउंड सुनाई देगा विद ट्रांसमिटेड पल्सेशन। तो यहाँ पे पल्सेशन भी कभी कभी ट्रांसमिटेड होते हैं। तो जब आप क्लिनिकली एग्जामिन करते हो आपके पेशेंट को तो सूडोसिस्ट का जो स्वेलिंग दिखता है वो आपको एपिगैस्ट्रिक रीजन में दिखेगा। कैसी स्वेलिंग होगी, वो एक तो सॉफ्ट होगी, उसके बाद में ये मोबाइल नहीं होती है, नॉट मोबाइल है ये, उसके बाद में ये रेस्पिरेशन के साथ मूव नहीं कर रही है, इसका जो कंसिस्टेंसी होता है स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है। परकशन जब करते हो तो आपको रेजोनेंट साउंड सुनाई देता है और ये आपके पल्सेशन यहाँ से थोड़े से ट्रांसमिट होते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है आपको याद रखने। इसका अपर मार्जिन थोड़ा डिफ्यूज होता है, लोअर मार्जिन आपको वेल डिफाइंड देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, अगर ये इन्फेक्टेड होती है, इफ इन्फेक्टेड इट विल टेंडर मास एंड पेशेंट विल बी टॉक्सिक विद फीवर एंड चिल्स। तो जब भी ये सिस्ट यानी कि आपकी सूडोसिस्ट ऑफ पैनक्रिया इन्फेक्ट हो जाती है तो उसमें आपको पेशेंट में टॉक्सिक फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें फीवर होगा, फीवर के साथ आपको चिल्स देखने को मिलेंगे, पेशेंट में हाइपोटेंशन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। और आपकी मास पर एब्डोमेन आपको जो टेंडर मास होगा, ठीक है। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन नहीं मिलेगा लेकिन इसमें टेंडरनेस बढ़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। और ये है आपकी नेक्स्ट है आपकी बायो टेस्ट यहाँ पे पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब ये हुए आपके क्लिनिकल फीचर्स। अब इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अगर आप देखोगे तो पेशेंट में आपको जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने हैं वो आपकी एवर्टिक एन्यूरिज्म है, एवर्टिक एन्यूरिज्म है। दूसरा है रेट्रोपेरिटोनियल सिस्ट ऑफ द ट्यूमर। नेक्स्ट है आपका सिस्ट एडेनोकार्सिनोमा पैनक्रिया, सिस्ट ऑफ द लीवर है। नेक्स्ट है आपका मेजेंट्रिक सिस्ट हो सकता है या फिर हाइड्रेटिक सिस्ट हो सकता है। तो ये कुछ 5-6 आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस याद रखना है। एक तो एवर्टिक एन्यूरिज्म हो सकता है, रेट्रोपेरिटोनियल सिस्ट ऑफ द ट्यूमर हो सकता है, या फिर सिस्ट एडेनोमा कार्सिनोमा पैनक्रिया हो सकता है, सिस्ट ऑफ द लीवर जैसे कि हाइड्रेटिक सिस्ट मोस्ट कॉमन होती है, मेजेंट्रिक सिस्ट हो सकती है या फिर हाइड्रेटिक सिस्ट हो सकती है, ठीक है। ये आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गए। अब इन्वेस्टिगेशन में आप क्या क्या करते हो, इसमें मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन हम लोग यूज करते हैं यूएचजी एब्डोमेन। लेकिन यूएचजी एब्डोमेन का एक फ्लॉ क्या है पता है क्या, इसमें आपको जो पैनक्रेटिक सिस्ट मिलती है ना, ठीक है, पैनक्रेटिक सिस्ट मिलती है उसका साइज समझ में आ जाता है, ठीक है, साइज समझ में आ जाता है। लेकिन जब इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो आपको यूएचजी एब्डोमेन में डायग्नोसिस करने को नहीं मिलते, ठीक है। लेकिन इसका एग्जैक्ट साइज डायमीटर के साथ इसकी वॉल का साइज, उसके बाद में इसका खुद का साइज कितना है टोटली इसके ऊपर से, या फिर इसका जो कॉम्प्लिकेशन होगा मतलब आपके स्टमक के साथ ये कैसे रिलेशन में आ रही है, आपका डिओडिनम कहाँ है, ठीक है। ये सारे फीचर्स अगर आपको समझने तो इसीलिए आपको यहाँ पर सीटी एब्डोमेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सीटी एब्डोमेन में आप सारे फीचर्स इसके जान सकते हो। इसकी जो साइज होगी वो एक्चुअल साइज कितनी है, इसकी वॉल की थिकनेस कितनी है, ठीक है, इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए हैं क्या, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन कुछ हुए क्या, ये सारे डायग्नोसिस आप सीटी एब्डोमेन से कर सकते हो। इसीलिए जब आप यूएचजी एब्डोमेन करते हो उससे अच्छा अगर पेशेंट को डायरेक्टली सीटी एब्डोमेन आप एडवाइस करते हो तो डायग्नोसिस आपका क्लियर कट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप एमआरसीपी भी कभी कभी यूज होती है, एआरसीपी भी हम लोग यूज करते हैं, बेरियम मील हम लोग यूज करते हैं। बेरियम मील का यहाँ पे एक फायदा क्या होता है कि जब भी हम लोग बेरियम मील यहाँ पे इसके बाद में एक्सरे लेते हैं तो उसमें आपको जो सूडोसिस्ट होती है
इसके साथ आपका जो वर्टिब्रो, ठीक है, वर्टिब्रो गैस्ट्रिक एंगल होता है, यहाँ पे आपका स्टमक होगा, तो जो वर्टिब्रो गैस्ट्रिक एंगल होता है ये वाइड हो जाता है। मान लो कि यहाँ पे ये नॉर्मल था आपका गैस्ट्रिक एंगल, ठीक है, ये नॉर्मल गैस्ट्रिक एंगल है आपका वर्टिब्रो गैस्ट्रिक एंगल, लेकिन यहाँ पे अगर ये यहाँ पे सूडोसिस्ट आ जाएगी तो ये वर्टिब्रो गैस्ट्रिक एंगल जो होगा ये वाइड हो जाएगा, ठीक है। और इसको डायग्नोसिस करने के लिए आप यहाँ पे बेरियम नील एक्सरे लेते हो, ठीक है। एलएफटी करना चाहिए, एलएफटी में आपको अगर जॉन्डिस दिख रहा है तो उसका यहाँ पे मैनेजमेंट अलग करना चाहिए, ठीक है। अमाइलेज, सीरम अमाइलेज, पैनक्रेटाइटिस यहाँ पे डायग्नोसिस करने के लिए पीटीआईएनआर, आपको कोएगुलेशन प्रोफाइल देखना पड़ेगा। सीबीसी में अगर यहाँ पर पेशेंट की सिस्ट अगर इन्फेक्टेड हो रही है तो आपको डब्ल्यूबीसी काउंट देखने को बड़ा हुआ देखने को मिलेगा। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी इसलिए करनी है कि पेशेंट में जो स्टोन का ऑब्स्ट्रक्शन अगर हुआ है तो वो आप यहाँ पे एंडोस्कोपिकली रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो सीए भी देखना चाहिए क्योंकि अगर पेशेंट में मैलिग्नेंसी हो रही है तो सीए बढ़ा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपकी ट्रीटमेंट वाला पार्ट। तो ट्रीटमेंट में दो तरह से, ऑलमोस्ट तीन तरह से हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। पहला है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ज्यादातर इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसे हम लोग सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं। मोस्टली क्या होता है कि जो 6 सेंटीमीटर तक की सिस्ट होती है वो स्पॉन्टेनियसली रिग्रेस होती है, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली इट रिग्रेस विद टाइम, ठीक है। ये स्पॉन्टेनियसली रिग्रेस होती है विद टाइम। अगर 6 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ी है, ठीक है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर तक है, तो ये रिग्रेस होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, इसलिए आपको कुछ इंटरवेंशन करने पड़ेंगे या फिर सर्जरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका अगर सूडोसिस्ट आ रहा है तो ये 6 सेंटीमीटर तक होगा। आपकी यूएसजी में इसका साइज अगर बताया कि 6 सेंटीमीटर है तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। इसको आप एक बार 15-20 दिन के बाद रिपीट यूएसजी करके एसेस कर सकते हो, ठीक है। तो रिपीट यूएसजी या फिर सीटी एब्डोमेन करके आप यहाँ पे असेसमेंट कर सकते हो। अगर पेशेंट की सिस्ट थोड़ी कम हो गई तो आप वेट और भी कर सकते हो, लेकिन सिस्ट की साइज अगर बढ़ रही है तो आपको इंटरवेंशन करना पड़ेगा या फिर सर्जरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इंटरवेंशनल एक हमारा एक मीडिएटर वाला एक होता है, क्योंकि इसमें हम लोग जनरली ज्यादा नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर ही यूज करते हैं, इन्वेजन वाला प्रोसीजर यानी कि सर्जरी यूज नहीं करते। इसलिए इंटरवेंशनल जो एक थेरेपी है या फिर मैनेजमेंट है उसमें हम लोग करते हैं ईआरसी पे। तो जब ईआरसी पे हम लोग करते हैं तो ईआरसी पे में कोई स्टोन का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है या फिर आपकी स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पर सूडोसिस्ट आ रही है तो वो भी यहाँ पर ट्रीट कर सकते हो ईआरसीपी से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसम्यूरल एंडोस्कोपिक और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी गाइडेड स्टेंट प्लेसमेंट टू द सूडोसिस्ट। तो होता क्या है कि जब भी आप यहाँ पे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करने की सोचते हो या फिर कुछ इंटरवेंशन करने की सोचते हो तो उसमें आपको पहला ईआरसीपी एक टूल आ जाता है। तो ईआरसीपी से अगर पेशेंट मैनेज नहीं हो रहा तो आप अल्ट्रासोनोग्राफी यानी कि आपकी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर जो होती है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी जिसे हम लोग शॉर्ट में ईयूएस कहते हैं, उसके थ्रू या फिर उसके गाइडेंस में आप यहाँ पे स्टेंट प्लेसमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्टेंट प्लेसमेंट काम करना है आपकी सूडोसिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परक्यूटेनियस ड्रेनेज भी आप कर सकते हो, लेकिन परक्यूटेनियस ड्रेनेज का एक यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है कि ये जो कलेक्शन है आपने अगर थोड़ी देर के लिए ड्रेन भी किया तो वापस कलेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो सिस्ट के वॉल तो वैसे की वैसे ही रहेगी, ठीक है। तो ये ड्रेनेज थोड़ा बहुत यहाँ पर इसका ड्रॉबैक होता है कि ये वापस आ सकता है, लेकिन ये भी आपको अंडर यूएसजी गाइडेंस से करना है, ठीक है। ब्लाइंडली ये प्रोसीजर नहीं करनी है, ठीक है। सिंपल यूएस गाइडेड एस्पिरेशन भी आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ड्रेनेज किया है आपने परक्यूटेनियसली, तो ये भी आप यहाँ पे सिंपल यूएसजी गाइडेड भी ड्रेनेज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है सर्जिकल ड्रेनेज। अब सर्जिकल ड्रेनेज में जनरली दो अप्रोचेस आप यूज करते हो, एक तो ओपन अप्रोच या फिर लैप्रोस्कोपी। अब यहाँ पे आजकल थोड़ा सा लैप्रोस्कोपी का ट्रेंड ज्यादा है। जब भी आप पेशेंट में सूडोसिस्ट होती है उसमें लैप्रोस्कोपिक अप्रोच से भी आप गैस्ट्रोस्टोमी कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको ये जो पूरी सिस्ट है उसको ड्रेन करना होता है। और इसका जो सिस्ट की जो यहाँ पे वॉल होती है, सिस्ट की जो वॉल होती है उससे आपको पोस्टीरियर वॉल ऑफ द स्टमक से पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक के साथ इसको अटैच करना होता है, फिर एनास्टोमोसिस करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका सिस्ट गैस्ट्रोस्टोमी ये मोस्ट कॉमन प्रोसीजर होता है आपकी सूडोसिस्ट ऑफ पैनक्रियाज में। तो इसे आप क्या करते हो कि जो अगर ये ओपन अप्रोच से भी कर रहे हो या फिर लैप्रोस्कोपिक अप्रोच से भी कर रहे हो तो उसमें दोनों प्रोसीजर में एक तो चीज कॉमन है, एक तो इसका ड्रेनेज करना पड़ेगा आपको,
ठीक है, और इसके वॉल को आपकी पोस्टीरियर वॉल ऑफ द स्टमक के साथ अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिस्टोडियोडिनोस्टोमी। जो हमने यहाँ पे गैस्ट्रोस्टोमी देखा, मतलब आपकी वॉल जो सिस्ट होती है उसकी वॉल को यहाँ पे आप स्टमक के साथ अटैच कर रहे हो, उसके अलावा अगर आप डिओडिनम के साथ अटैच करते हो तो उसे हम लोग कहते हैं सिस्टोडियोडिनोस्टोमी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिस्टोजेजुनोस्टोमी। अब सिंपल वर्ड है जेजुनोस्टोमी, तो सिस्ट को जेजुनम के साथ यहाँ पर अटैच करना है। स्मिथ ऑपरेशन में जनरली क्या करते हैं हम लोग की, जो आपका सर्जिकल ड्रेनेज हमने किया उसके बाद में हम लोग इसको सिस्टोगैस्ट्रोस्टोमी करते हैं, लेकिन इसमें कंटिन्यूअस एक आउटर ड्रेनेज भी रखते हैं। ठीक है, तो आउटर साइड से जो ड्रेनेज हम लोग करते हैं उसमें जनरल जो यूज होने वाला कैथेटर है वो आपका मैलेकॉट कैथेटर है। ठीक है, मैलेकॉट कैथेटर आप यहाँ पे प्लेस कर देते हो ताकि ये कंटिन्यूअस ड्रेन होता जाए, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे स्मिथ ऑपरेशन के अंडर यहाँ पर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 कुछ प्रोसीजर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मोस्ट कॉमन आपकी सिस्टोगैस्ट्रोस्टोमी होती है, अगर वो ओपन अप्रोच से भी कर रहे हो या फिर लैप्रोस्कोपिक अप्रोच से भी कर रहे हो, और ये स्मिथ ऑपरेशन भी कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपकी सूडोसिस्ट ऑफ पैनक्रिया का मैनेजमेंट होता है। मोस्टली ये कॉम्प्लिकेशन के तौर पे आती है, इसलिए इस पे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आपको तो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस से ज्यादा आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई पेशेंट आपको मिलता है जो क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस का होता है, उसमें आपको सूडोसिस्ट के बारे में सोचना चाहिए। अगर पेशेंट एब्डोमिनल पेन विद एब्डोमिनल मास लेके आ रहा है या फिर स्वेलिंग लेके आ रहा है तो उसमें आपको सूडोसिस्ट के बारे में यहाँ पर सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ आपकी पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पैनक्रिया के पूरे डिसीजेस खत्म होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्प्लीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।